प्रति व्यक्ति आय कितनी सुधरी? हाँ, ये सवाल है, प्रति व्यक्ति आय कितनी सुधरी। कैसे इतनी तरक्की करा? कहीं ना कहीं सरकार की विफलता तो है ना। आबादी नियंत्रण में चीन ने जो काम किया, क्या वो किया? विश्व में किसी देश ने नहीं किया। कैसे? करीब करीब 1990 के आसपास उन्होंने नियम लगाए कि हर व्यक्ति के सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेगा। अगर चीन ये नियम नहीं तो हमारा भी तो है। मैं तो वोट तो मुसलमानों से लड़ने की ओर है हमारे, कि हमारी जनसंख्या मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कंपटीशन में हम और जनसंख्या बढ़ाएं। तो कहना कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस मामले में उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये सुब्रमण्यम जी ने दावा किया था और उसके बाद नीति आयोग के सदस्य 2 दिन के बाद अरविंद वीरवानी जी ने तो ये कह दिया कि ये अभी प्रक्रिया में है, शायद 2025 के अंत तक ये हो जाएगा। तो इस तरह के दावे और बयान हो रहे हैं और इस पे विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं, जानेंगे कि $4 ट्रिलियन पहुंच गए। देखिए, $4 ट्रिलियन तो पहुंच गए हैं, लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था की जो बात है वो जैसे कोई गाड़ी रेस में चल रही है और दूसरी गाड़ी पीछे से ओवरटेक करती है, तो वो एक झटके से ओवरटेक नहीं होती, वो धीरे धीरे ओवरटेक होती है और वो गाड़ी कभी बराबर में चलती है, कभी थोड़े समय के लिए पीछे भी आ जाती है और वो धीरे धीरे करके फिर फाइनली जब काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस बन जाता है तब मानते हैं कि भाई हम आगे हो गए। तो अभी हम लोग एकदम बस करीब जापान और हम बराबर में हैं। आज आगे होने के लिए $4.185 ट्रिलियन जापान की है, 4.187 मैं तीसरे अंक में जाकर के अंतर आ रहा है, ठीक है, वरना हम और जापान बराबर ही स्थिति में हैं। तो ये अभी थोड़ा आगे पीछे चलेगा, जापान भी अपनी इकॉनमी ग्रो कर रहा है, भारत भी ग्रो कर रहा है, थोड़ा 19-20 होगा। जो फाइनल कन्फर्मेशन है कि हाँ एकदम पुख्ता रूप में हम आगे बढ़ गए हैं, ये कुछ समय लगेगा, 2-4-6 महीने लगेगा, ये पुख्ता भी हो जाएगी बात। पीछे छोड़ देंगे क्योंकि ये विषय देखिए, भारत चौथी इकॉनमी तक रुकने वाला नहीं है, तीसरी इकॉनमी बनेगा, जर्मनी को भी पीछे छोड़ेगा भारत, ये तय है और वो बहुत आने वाले निकट भविष्य में ही करेगा ये काम। ये दोनों छूटने वाले हैं और ये घोषणा आज नहीं हुई है, आज से करीब 5 साल पहले जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, कुछ समय पहले, तभी ये बात चली थी कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, उसी समय घोषणा हुई थी। मोदी जी ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य दिया था 2025 तक। अब सवाल तो विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि भाई साहब हमें चौथी, तीसरी, दूसरी मत बताइए, आपने कहा था 5 ट्रिलियन हुआ कि नहीं ये बताइए। तो विपक्ष ये नहीं पूछ रहा। विपक्ष को मोदी जी से कड़े सवाल पूछने चाहिए कि आपने $5 ट्रिलियन का इकॉनमी का वादा किया, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ और कब होगा। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वो 8.5% की चाहिए और आज हम 6.5% पर हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं को, जानकार नेताओं को पूछना चाहिए, जो सवाल नहीं पूछे जा रहे मोदी जी से। तो अभी आपको लगता है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में टाइम है? टाइम का मतलब हम लोग टच कर गए हैं, उस दरवाजे पे आ गए हैं। दावा क्यों किया गया था? क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? नहीं, देखिए, ये दावा भारत सरकार ने नहीं किया है, ये बात वर्ल्ड बैंक ने की है। IMF ने लोगों को और वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने की है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली डेटा मेंटेन करता है जीडीपी के सभी देशों का, और ये काम सबसे पहले वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी कैलकुलेशन का जो मेथड है वो एटलस मेथड है, बहुत पुराना तरीका है और वो नॉमिनल जीडीपी का मेथड है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मेथड इस्तेमाल भी नहीं करता है वर्ल्ड बैंक। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी मानेंगे तो हम कहीं और आगे हैं और बेहतर हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। जो तरीका सभी लोग मानते हैं हम उसी की बात करते हैं, एटलस मेथड, जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, और ये सारा डेटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग में भी उस डेटा को स्वीकार की जाती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से हम लोग कई प्रोग्राम चलाते हैं और स्वीकार करते हैं, तो ये होता रहता है। और $4 ट्रिलियन इकॉनमी आप टेक्निकली कह सकते हैं कि हम हो गए हैं जी। प्रति व्यक्ति आय कितनी सुधरी? हाँ, ये सवाल है, प्रति व्यक्ति आय कितनी सुधरी। भारत की प्रति व्यक्ति आय आज $2,500 के आसपास है और चाइना की $13,000 के आसपास है, ठीक है। रशिया की भी $13,000 हो गई है और वर्ल्ड बैंक ही है जो प्रति व्यक्ति आय की दर को कैलकुलेशन करके डाटा पब्लिश करता है और इसको 4 हिस्सों में विभक्त किया हुआ है वर्ल्ड बैंक ने, लोअर इनकम, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम, रिच इनकम। तो भारत की इकॉनमी में जब तक हम लोग $15,000 पार नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये नहीं होना है।
तो अभी $2500 में हम लोग लोअर मिडिल इनकम में ग्रुप में हैं। चाइना हमसे आगे है, रशिया हमसे आगे है। ये सब जगह आगे होने का कारण, चाइना का तो स्पेशल केस है, वो तो अलग प्रकार से ग्रोथ करने का उसका तरीका अलग है, मेथड अलग है। क्या मेथड है? देखिए, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है जिस प्रकार की डेमोक्रेसी भारत में है। तो उनके यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट चलाना हो तो उनको किसी प्रकार के पॉलिटिकल विरोध या जनता का जिस प्रकार की जन सुनवाई, कम्युनिस्ट देश माना जाता है। कम्युनिस्ट देश होने के कारण उनके यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं अलग हमसे भिन्न है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना पेपर पे कम्युनिस्ट है, ऐसे सामंतवादी है। देखिए, माओ जेडोंग, ऐसा लगता है माओ जेडोंग जब तक थे 1960 58 के आसपास, मेरी याददाश्त अगर मेरे साथ दे रही है, तो वहाँ तक वो थे। वहाँ तक बड़ी दिक्कत थी चाइना। अच्छा, देश को बताइए, चीन की जनसंख्या भी ज़्यादा है, भारत की भी ज़्यादा है, चीन इतना बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, इतनी तरक्की चीन कैसे कर रहा है? जी, वही बताने का प्रयास कर रहे थे कि चाइना के अंदर जो उनकी आबादी है, 90% आबादी उनके जो ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना है उसमें रहते हैं, और जो मिडिल और वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना है वो पूरा पहाड़ी है, वहाँ कोई आबादी भी नहीं है, और वो आज भी गरीबी है। वहाँ के करीब 2 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं, और उनके जो ईस्टर्न साइड में जो डेवलपमेंट है वहाँ भी बहुत लोग संपत्ति की असमानता वहाँ बहुत ज़्यादा है चाइना में भी, और वो पूरा एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है, पूरा उनका एक्सपोर्ट है। $4 ट्रिलियन का उनका एक्सपोर्ट है, भारत से करीब 5 गुना अधिक उनका एक्सपोर्ट है। तो लोकल कंजम्पशन उनका नहीं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लोकल नहीं है। हमारी जो ग्रोथ है वो यहाँ के व्यक्ति की ग्रोथ के कारण है। तो ये बेसिक अंतर है चाइना और हमारे में। और पॉलिसी, क्योंकि जिस प्रकार के नियम कानून वहाँ लागू करना, किसी प्रोजेक्ट को बनाना, कोई डैम बनाना हो, तो सरकार को एक आदेश हुआ और सब लोग को हटना है, कहीं कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम 140वें नंबर पर हैं। देखिए, हैप्पीनेस बांग्लादेश से भी पीछे हैं। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये भूटान की अवधारणा, जो उसकी पैदा करने का विचार है वो भूटान का है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग पीछे हैं, इसमें कोई निश्चित बात है, क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ व्यवस्थाएं अलग है, क्या कह सकते हैं उस विषय पे। पीछे हैं तो हैं, ठीक है। हम तो आर्थिक विषयों पे आपको बता सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स एक सामाजिक इंडेक्स है, और सामाजिक इंडेक्स समाज के अंदर चीज़ों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो कहाँ खुश रह पाएंगे? बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होगा वो कैसे खुश रहेगा, एकदम सही बात है। लेकिन हम उतने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं जैसा प्रतीत हो रहा है। आज हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार ने उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आयुष्मान योजना के माध्यम से हो, या उनको दूसरे माध्यम हैं जो उनको व्यवस्थाएं चाहिए, रोज़गार या भोजन की व्यवस्थाएं हैं, जो अन्य 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। तो बेसिक कम्युनिटीज़ उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार ने प्रयास किया है। अब उसमें सबको नहीं मिल पा रहा, इसके दोष आबादी के ऊपर है। आबादी भारत की बेलगाम बढ़ रही है। अगर आबादी नहीं बढ़ेगी तभी कुछ विकास का लाभ समाज को मिलेगा। अगर आबादी बढ़ती जाएगी, कितना भी प्रयास सरकार कर ले, वो फिर जाम हो जाएंगे। आबादी नियंत्रण करना होगा। आबादी नियंत्रण के बिना, चीन का तो नियंत्रण में नहीं है, ज़्यादा चीन की भी जनसंख्या ज़्यादा है। फिर चीन कैसे इतनी तरक्की करा? कहीं ना कहीं सरकार की विफलता तो है ना। आबादी नियंत्रण में चीन ने जो काम किया, क्या किया? विश्व में किसी देश ने नहीं किया। कैसे किया? बता रहे हैं। आबादी नियंत्रण चीन ने आज से करीब 1990 के आसपास उन्होंने नियम लगाए कि हर व्यक्ति के सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेगा। अगर चीन ये नियम नहीं लगा, हमारा भी तो है भाई, 2 है और 1 में अंतर है ना। और ये तो सिर्फ भागवत तो कह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, कुछ हिंदू नेता कह देते हैं कि खूब ढेर सारे बच्चा पैदा करो। हमें तो होड़ तो मुसलमानों से लड़ने की होड़ है हमारे, कि हमारी जनसंख्या, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कंपटीशन में हम और जनसंख्या बढ़ाएं। तो कहना कर जो हिंदू नेता हैं, तथाकथित हिंदू सम्राट जो बने बैठे हैं, उनकी भी तो बातों को सुना जाए। देखिए, एक इतिहास का एक बेसिक सत्य है, ध्रुव सत्य है, जो प्राकृतिक सत्य है। डेमोग्राफी इज़ द फ्यूचर कहा जाता है। अगर डेमोग्राफी जैसी होगी वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। आप इतिहास गवाह इस बात के लिए, और ये प्राकृतिक है। तो अगर एक व्यक्ति आपके घर में घुस के आपको अपदस्थ कर रहा है, आपके स्थान से हटा रहा है, तो आपके पास जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी आप उसी से लड़ेंगे। गांधी को लड़ने के लिए अहिंसा का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्योंकि हिंसा करके वो जीत नहीं सकते थे, तो वही हिंसा ही उनके पास मजबूर थे वो गांधी।
तो उन्होंने उस मजबूरी को ही तो मुद्दे पर रहते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति होता है, अभी आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत दुख है। देखिए, मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ और लोगों से मिलता हूँ और निराश हैं, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा है, सही से जो योग्य लोग हैं उन्हें सही सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत से ऐसे हैं, आप देख लीजिए, पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारी भर्तियाँ रुक गई हैं। देखिए ये सेंटिमेंट्स हैं, जितने भी आप बातें करें सेंटिमेंट्स हैं जी, जन आकांक्षाएँ हैं। जन आकांक्षाएँ जब ज़्यादा होंगी, उम्मीदें जब अधिक होंगी, तो तभी काम कम पड़ जाते हैं। जब जन आकांक्षाएँ, जनता की जन आकांक्षाएँ बढ़ी हैं पहले से, इसमें कोई शक नहीं है, और आकांक्षाओं को पूरा करना ही राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन आकांक्षाएँ बढ़ती जाएंगी और सरकारें काम करती जाएंगी। आज आप देखिए, अगर मार्च का डेटा है जीएसटी कलेक्शन का, 2,13,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है। भारत के इतिहास में सबसे अधिक कलेक्शन है। तो आर्थिक रूप से तो डेटा बता रहे हैं, सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है वो बता रहा है कि सेल हो रही है, बिक्री हो रही है, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन आ रहा है, और सरकार उस पैसे को वापस समाज को ही वापस कर रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। तो आर्थिक तरक्की होने का प्रमाण तो डेटा बताएगा, लेकिन सेंटिमेंट्स के आधार पे, जन आकांक्षाओं के आधार पे अगर आप तय करेंगे कि आर्थिक तरक्की हुई कि नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जिनका मानना है कि चौथी अर्थव्यवस्था अभी तो नहीं बने हैं लेकिन बनने की ओर हैं, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। कुछ सवाल भी इन्होंने किए, जो इन्होंने कहा आज कि विपक्ष को जो सवाल करने चाहिए थे, विपक्ष वो सवाल कर नहीं रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष, सही विपक्ष की भूमिका में, मजबूत विपक्ष जिसे कहा जाता है, नहीं है। धन्यवाद।